नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसीएस कुंजी में। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल के अंतर्गत होने वाले परीक्षा पेट को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला पार्ट प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता सब टॉपिक हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी SR राव ने की थी। अहमदाबाद ज़िले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किमी दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की थी। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन डी धौलावीरा था। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटादा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। ऑप्शन ए यही सत्य है। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेथ। ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सूरकोटदा में मिले। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सूरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले। राना घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े को मृण मूर्तियाँ मिली। वैदिक संस्कृति निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्रवेद, आयुर्वेद है लेकिन योग वेद उपवेद नहीं है। उपवेद मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद और शास्त्रोस्त्रोद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से, शास्त्रोवेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा व चक्रवात के। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले का तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिनके असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजयी दिलाए। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए जो वर्षा करते हैं। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? गाय का दूध सम्मिलित किया जाता है, गाय का गोबर सम्मिलित किया जाता है, गाय का घी किया जाता है, तुलसी नहीं किया। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से निर्मित पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इस औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यजुर्वेद हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसन ने याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय
सामवेद का पंचविश व अथर्ववेद को गोपथ है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक ली गई थी? 18 दिन तक लड़ी गई थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया। बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यहाँ स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल केंद्र है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? बुद्ध के रूप में। ऑप्शन बी। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट: इस ज्ञान का प्रवर्तक प्रचार आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी। कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उर्बेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन बी। सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी सारनाथ से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहले उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया सारनाथ में दिया था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, उपशाखा पिटक यही नहीं है।
और विनय पिटक है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है। इसकी मुख्य भाषा पाली है। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन बी, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शन सी, जीवक। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। जैन धर्म महावीर। जीवन एवं शिक्षाएं। पहले जैन धर्म तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन बी, ऋषभ। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर थे महावीर थे। जैन धर्म में तीन रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही आचरण, सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास का सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में संभाव को ही सम्यक आचरण कहा जाता है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य केवल की प्राप्ति है। उपरित विकल्पों में केवल का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त के बिना केवल संभव नहीं है। मौर्य वंश सम्राट अशोक। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? ऑप्शन बी, ग्रीस के। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राचत कौन सी भाषा में लिखी गई? ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राचत संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया। धुंडीराज ने मुद्रा राचत पर टीका लिखी थी। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? 13वां। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसाली, दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसली थी। ऑप्शन डी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। निम्नलिखित में से
कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर था, गुर्जर था, कर्नाटक था, कामरूप नहीं था। उपर्युक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त की 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति हर्षिण द्वारा रचित में मिलता है, जहाँ यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? शाहबाज गढ़ी में नहीं प्रयोग किया गया था। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजज्ञाओं शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफ जई तहसील में स्थित है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है ऑप्शन सी 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है। इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है ऑप्शन ए। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिसमें अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, सारनाथ में था। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ इस स्तंभ में शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ का भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी, कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व कर प्रमुख प्रकार का यह उत्पादन का 1/6 भाग होता था। देवनागरी नाम किससे दिया गया था? ऑप्शन बी अशोक को। देवनागरी मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को पीदस्सी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदगोलम के अभिलेख से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। गुप्त वंश समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य के। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कालिदास और वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकरपर, छपड़क, शंकु, वररुचि तथा बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमारसंभव, मेघदूत, ऋतुसंहार आदि प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य,
समुद्रगुप्त नहीं जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य और चाणक्य विष्णुगुप्त, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य तथा गोत्र नाम कौटिल्य था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना की। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का था। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उसी समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हिनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने निमंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन बी। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने निमंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशी द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभीपुर तक कर लिया था। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? बाण थे। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित्र भी की, जिससे हर्ष के समय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। राजपूत काल कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों का एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सी, हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगेकोट की उपाधि धारण की तथा गंगेकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापना की। नई राजधानी के समीप उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छांदनम। ऑप्शन सी कहा जाता है।